नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में जो हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं वो आजकल के ही क्रियाकलापों से जुड़ा है जो खेतों में हो रहे हैं। कृषि और बागवानी से जो जुड़े हैं वो देखने में आजकल आ रहा है खेतों में कि जिस प्रकार से जो आपके फ्लावरिंग है वो शुरू होने वाली है। तो आज का जो हमारा विषय है वो इसी पर रहेगा कि जो फलदार पौधे हैं जो हिमाचल प्रदेश में एक मुख्य फसल है उसमें किस तरह से जो है परागण किया जाए और जो पॉलिनेशन है उससे संबंधित क्या चीज़ें हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या समस्याएं हैं, उस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज के कार्यक्रम में जो इस विषय पर अधिक जानकारी हमें देंगे वे हैं हमारे IRI शिमला रीजनल स्टेशन से डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, जो फार्म मैनेजर हैं यहाँ पे। तो सर, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर, जैसे हम परागण की बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल फ्लावरिंग का सीज़न है, तो परागण क्या है, अगर इसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। और फलों में अगर फल उत्पादन की हम बात करें उसमें इसका क्या महत्व है विशेषकर, तो उस पर कृपया दृष्टि डालें। जी, जैसा आपने कहा जी, परागण जो है इस टाइम हमारे जितने भी बागवान भाई हैं जी, उनमें चाहे वो स्टोन फ्रूट्स हैं, वो स्टोन फ्रूट्स थोड़े सेट हो चुके हैं, और जो दूसरे पोम है, पियर है और सेब है, उसमें जो है परागण क्रियाएं हो रही हैं जी। और फ्लावरिंग कई क्षेत्रवार जो निचले इलाके हैं, मध्य इलाके हैं, क्षेत्रवार जो है इस टाइम फ्लावरिंग का सीज़न जो है चला हुआ है। जो हमारे ऊंचे क्षेत्र रहते हैं उसमें जो है वो मई के फर्स्ट जो सप्ताह तक भी जो है परागण का जो है दौर चला रहता है। परागण मुख्यतः जो है जिसे इंग्लिश में पॉलिनेशन भी कहते हैं, इस क्रिया में जो है पॉलन जो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाता है या स्वतः भी जो है पॉलन जो है स्टिग्मा के साथ में मिलके, ताकि वो आगे जाके उसको फल में और उस बीज जो उसका बनता है, जो हम सामान्य भाषा में कहें, एक प्रक्रिया है जिसमें जो है पॉलन को एक फूल से दूसरे फूल में या स्वतः के फूल में जो उसका ट्रांसफ़र रहता है, उसका जाना रहता है, वो प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया में जो है मुख्यतः हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक ही तरह की किस्मों के बीच में जो स्पीशीज़ जो है रिलेटेड हैं, फैमिली जिनकी एक है, उनके बीच में वो परागण होता है जी। तो जैसे हम परागण की बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि जैसे अपने ही फूल में या फिर दूसरे फूलों में, तो इसमें अगर हम प्रकारों की बात करें तो कितने प्रकार की जो हैं ये परागण क्रियाएं होती हैं, और जो हमारे जो फलदार पौधे हैं विशेषकर हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उनमें किस तरह से ये एक तरह से हम कहें कि डाइवर्सिफाइड है या क्लासिफाइड है जी। पॉलिनेशन मुख्यतः दो तरह का होता है, एक सेल्फ है और एक क्रॉस है जी। स्वतः में क्या है कि वो या तो एक ही फूल के अंदर पोलन जो है अपने एंथर से जो है स्टिग्मा जो एक ही जगह पे जो है स्टेमन से पिस्टल में जाएगा। लेकिन अगर वो पौधे के अंदर एक फूल से दूसरे फूल में, लेकिन पौधा एक ही है, वो भी आपका जो है स्वतः में ही आएगा क्योंकि एक ही पौधे में ये क्रिया हो रही है जी। अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, क्रॉस पॉलिनेशन में एक पौधे से दूसरे पौधे के लिए जो पोलन ट्रांसफ़र हो रहा है और जा रहा है, वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन रहता है जी। और जहाँ तक हम पौधों की बात करें, 80% से ज़्यादा जो है क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू ही 80 से 90% तक जी जो हमारी फसलें रहती हैं उनमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है जी। और 5 से 10% ही जो फसलें हैं जिनमें आपका जो है स्वतः जो है पॉलिनेशन होता है जी। जैसे आपका मटर की अगर हम बात करें तो उसमें जो है स्वतः जो है पॉलिनेशन हो जाता है जी। तो जैसे हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन वाली क्रॉप्स और जो आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड है, उसमें हम देखते हैं कि एक जो मतलब आनुवांशिकता जो बनी रहनी चाहिए, जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है, वो किस में बनी रहती है, और कौन सी वाली हम जो पॉलिनेशन का प्रकार है उसको हम उचित मानते हैं, अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो? सेल्फ पॉलिनेशन की अपेक्षा जैसे आपने बात की, क्रॉस पॉलिनेशन की जो है बहुत महत्व है। क्रॉस पॉलिनेशन की जो है आपका जो महत्व है उसमें एक तो आपकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी, विविधता, बायोडाइवर्सिटी में उसका जो है रोल रहेगा, और जो फल उत्पादन भी है या जो यील्ड है आपकी पैदावार है वो भी एक अच्छी आएगी, और साथ में जो रोग प्रतिरोधकता है या क्षमता है जो उसकी है, और साथ में जो इन्वायरमेंट के लिए एडेप्टेबिलिटी है वो भी जो है क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जितनी भी पैदावार होती है उसमें अच्छी आती है।
बजाय स्वतः जो पॉलिनेशन रहती है। और क्रॉस पॉलिनेशंस का एक जो सबसे अच्छा जो पहलू है कि किस्में भी जो है इन्वायरमेंट के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल देती हैं। जितना क्रॉस पॉलिनेशन होता उतनी हमारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है उसमें फसलों में या फलों में आती जाती है। जी, तो जैसे हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन है, जो स्वपरागण क्रिया है, उसमें हम देखते हैं कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की समस्या आती है। तो सर वो किस तरह की रहती है और क्या इसमें समस्याएं हैं अगर हम सेल्फिंग करते रहे रेगुलरली? क्योंकि कई बार किसान जो है वो अपने ट्रायल्स भी लगाता है कि हमको कोई नई वैरायटी अगर वो खेत में ही बना ले तो उसमें किस तरह से उसका महत्व रहता है, सर वो बताएं कृपया। देखिए, हैंड पॉलिनेशन करना इतने लार्ज स्केल पे करना तो थोड़ा मुश्किल रहता है जी। और ख़ास तौर पे हमारे जो ये फलदार पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, जैसे कुछ नर्सरी लगाते हैं या जो भी अभी जो क्रियाएं रहती हैं, कई लोग जो हैं जी करते हैं, ट्राई भी करते हैं। तो वैसे तो नेचर ने बड़ा अच्छा बैलेंस बना रखा है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। हर एक जो भी इसके स्टेप रहते हैं उस स्टेप से हर एक जो है रोल दे रखा है। तो उस रोल को हर जगह पे कोई ना कोई प्ले करता है। अगर हम स्वतः हैंड पॉलिनेशन की जैसे आपने बात की, अगर हम कोशिश करते हैं तो वो भी हम उसमें सफल होते हैं। और उसमें जो नई किस्मों का जो चयन होता है, नई किस्में जो निकाली जाती है, उसमें जो हैंड पॉलिनेशन के थ्रू ही जो है निकलती है। उसमें हम लार्ज स्केल पे भी इसमें काम होता है। और पौधे खुद भी, कुछ पौधे इस तरह के होते हैं कि उनके फूल जो है खुल जाते हैं, पेटल्स खुल जाते हैं और स्टिग्मा और उसका जो मेल और फीमेल पार्ट का जो है साथ साथ में रहते हैं। लेकिन कई पौधे हमारे ऐसे भी होते हैं जो अपने फूल को खोलते ही नहीं, मतलब वो फूल के अंदर ही अपनी जो है परागण प्रक्रिया को कर देते हैं। उनको किसी भी क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। और कुछ ऐसे भी हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँ मूंगफली का, तो वो मिट्टी के नीचे ही आपका जो है फल बनता है। और क्रॉस पॉलिनेशन जो उसकी पॉलिनेशन भी है वो स्वतः उसी के अंदर जो है फूल के अंदर ही होती है। उसमें हमें इस तरह का, जैसे हमारे फूल होते हैं, बाह्य परागणकर्ताओं की मतलब आवश्यकता उसमें नहीं। फूलों में क्या है, आपका एक पेटल रहता है और सेपल रहता है, स्टेमन रहता है, कार्पल रहता है। तो उसमें आपने देखा होगा जो अंदर के जो दो भाग है, मेल और फीमेल पार्ट में, उनमें इनकम्पेटेबिलिटी इस तरह से आती है कि कई बार क्या होता है कि स्टिग्मा हमारा ज़्यादा हाइट पे रहता है एंथर की अपेक्षा, और कई जगह क्या है एंथर ज़्यादा हो जाता है। तो वो किस्मा जो भी हमारी जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग रहता है। कई जगह पे वो दोनों बराबर रहते हैं। और कई जगह हमें ऐसा भी होता है कि उनका जो है खिलने का, डिहाइसेंस का, आपका स्टिग्मा मैच्योर हो गया है, वो उस टाइम रिसेप्टिव स्टेज में है, लेकिन पोलन इमेच्योर है। तो इस तरह की भी जो है स्थितियां रहती हैं। तो इन सब को नेचर ने बैलेंस कर रखा है कि अगर इस तरह की जो इनकम्पेटेबिलिटी है उसको जो है कंपेटिबल कैसा बनाए, तो नेचर इसमें जो है अपना और यानी कि जो हमारी जो मैनुअल जो हमें मनुष्य जो हम कर रहे हैं, जो हम नहीं कर सकते, वो ये है कि वो नेचर इसको जो है अपने आप बैलेंस करता है। और उसी बैलेंस में जो है हमारे पॉलिनेटर्स का जो है बहुत ज़्यादा जो रोल रहता है। जितने भी पॉलिनेटिंग वेक्टर्स उसी पे आ रहे हैं कि एक्चुअली कौन कौन से जो है परागण करता है जो मुख्य हैं, और हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे जो शीतोष्ण फल है उनके अंदर कौन कौन से जो है अभी प्रमुखता से जो पॉलिनेटर्स हैं वो काम कर रहे हैं, और जो वेराइटीज़ भी हैं सर, क्योंकि हम एज अ पॉलिनाइजर भी लगाते हैं दूसरी वेराइटीज़, तो उनका पोलन किस तरह से पहुँचेगा, कृपया उस बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। आपने बात की पॉलिनेटर्स की। पॉलिनेटर्स हमारे पॉलिनेशन प्रक्रिया में, परागण प्रक्रिया में सबसे अच्छा रोल प्ले करते हैं। और उसमें सबसे ऊपर है हमारी हनी बी, मधुमक्खी रहती हैं। और सेब में ख़ास तौर पे जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है, तो हनी बी का आज अभी आप अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन क्षेत्रों में जाएंगे तो हनी बी का रोल इस टाइम सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और वो है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, परागण पोलन को ले जाना और उसको जो है वैरायटी के साथ जो भी उसका जो है कंपैटिबिलिटी को देखते हुए। इसमें मुख्यतः जो दूसरे भी है, बीटल्स हैं, मॉथ्स हैं, बटरफ्लाई हैं, और जो इंसेक्ट्स रहते हैं, उनका जो है क्रॉस पॉलिनेशंस में ये बायोटिक फैक्टर हैं सारे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये बायोटिक फैक्टर का भी यहाँ पे जो है रोल रहता है। हम
पक्षी हो गए, इवन जो है चमगादड़ भी हमारे जो है क्रॉस पॉलिनेशन में एज ए पॉलिनेटर जो है रोल प्ले करते हैं। और पक्षियों का तो रोल रहता ही है। और साथ में अगर हम एबायोटिक फैक्टर की बात करें, जो हमारे हवा है, जैसे अखरोट का अगर मैं उदाहरण लूँ यहाँ पे, तो वो हवा का ही रोल है। जो हवा जो है उस पोलन को जो है कैटकिन से जो उसका जो फीमेल पार्ट है वहाँ तक उस पोलन को पहुँचाती है। और वैसे ही जो है पानी का भी है। कुछ पौधे जो है पानी जो हमारा, जिसको हम हाइड्रोफिली जो टेक्निकल टर्म्स देते हैं, तो पानी के थ्रू भी जो है हमारे जो पोलन है हो सकता है। तो डिफरेंट वेक्टर्स है, ये पॉलिनेटर्स हैं, वो बायोटिक है, वो चाहे एबायोटिक है, ये हमारी इस प्रक्रिया को, परागण प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता करते हैं। और नेचर ने पूरा बैलेंस बना रखा है। और उनका जो रोल है, अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन में बात करूं, जैसे पेटल है, पेटल का कलर है, उस कलर को देख के हमारे इंसेक्ट जो है उस फूल तक पहुंच रहे हैं। और जब वो वहाँ जा रहे हैं, वो अपने साथ, जैसे हनी बी का अगर लोड बताएं हम, तो 10 से 25 मिलीग्राम तक का लोड लेके, वो पोलन का लोड लेके वहाँ पहुँचती है, पुष्प पे बैठ के उसे वहाँ पहुँचती है। और कई वहाँ पे जाने पे जो है नेचर ने उनके लिए रिवार्ड्स रखा है कि आपने पोलन यहाँ से यहाँ लाया, और वहाँ पे उनके लिए नेक्टरीज के थ्रू, नेक्टर ग्लैंड जो होते हैं वो नेक्टर ले रहे हैं, पोलन भी कई जगह जो है खा रहे हैं। तो उनके लिए वो एक तरह से रिवार्ड भी है। नेचर ने इनाम भी रखा है कि आपको वहाँ पे कुछ खाने को भी मिलेगा और आप वहाँ जाओ। और इस तरह की प्रक्रिया जो है बना रखी है। और दूसरी तरफ से जो फसलों का जो परागण प्रक्रिया हो रही है, उसे जो है फल उत्पादन और जो हमारे क्वालिटी फल की उत्पादकता में और उसमें अच्छी बढ़ोतरी होती है। तो जैसे हम पॉलिनाइजिंग वैरायटीज़ भी लगाते हैं, जैसे हम सेब की बात करें तो भाई हम एक वैरायटी जो है पॉलिनाइज़र की लगाते हैं, उसके बाद दूसरा अपना जो मेन रहता है, तो उसमें उसका क्या बेनिफिट होता है सर? और जो फल उत्पादन की अगर हम बात करें तो उस पर किस तरह से प्रभाव रहता है उसका? पॉलिनाइजिंग वैरायटी की आपने बात की कि हमारे जो किस्में हैं वो हमें इस तरह की किस्मों का चयन करना चाहिए जो एक साथ आपके फूल जो है उसमें फूल एक साथ आए। अगर आपकी एक किस्म में फूल पहले आ रहे हैं और दूसरे में, तो आपकी जो ये परागण प्रक्रिया है ये अवरुद्ध हो जाएगी। किस्मों की दौड़ में हम कई बार ये भी भूल जाते हैं कि हमें जो कॉम्पेटिबिलिटी है, अगर हम थोड़ा सा जैसे स्कारलेट स्पर है, गेल गाला है, इस तरह के आपको कॉम्बिनेशन दिए होते हैं, या फिर आपका जो पहले हमारा रॉयल और गोल्डन का रहता था, फिर टाइडमैन का रहता था, अभी भी जो है हमारे गाला सीरीज़ के जो किस्में हैं उनमें जो है स्वतः भी जो है पॉलिनेशन हो रही है। और कुछ किस्में इस तरह की भी आ गई हैं कि लेकिन हमें जब भी पौधों का चयन करना है, वो चाहे आपके गुठलीदार फल है, वो आपके जो है दूसरे फल हैं, उसमें हमें पॉलिनाइज़र किस्मों का चयन इस तरह से करना चाहिए कि वो जो आप हमारे बाग की जो 33% किस्म जो पौधे पॉलिनाइजिंग हो, ताकि हमारी परागण प्रक्रिया में कोई फ़र्क ना पड़े, और वो इस तरह की किस्में हो कि वो उसी समय खिले जब जो है वहाँ पे उनकी ज़रूरत है। तो जैसे अगर हम परागण की बात कर रहे हैं, तो अगर ये इसको एज अ एक प्रोसेस लें, प्रक्रिया लें, तो ये किस तरह से जो है हमारे फल की गुणवत्ता को प्रभावित करती है? और अगर हम उपज की बात करें ओवरऑल, कि जो फ्रूट जो क्वांटिटी है या उसका अमाउंट है वो कितना हमें ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, वो किस तरह से परागण के साथ रिलेटेड है सर? उस पर थोड़ा सा बताएं। टेक्निकली अभी तक जो शोध कार्य भी हुए हैं, शोध कार्यों में ये भी बिल्कुल सामने आया है कि आपकी जो पैदावार है क्रॉस पॉलिनेशन से बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आपकी पॉलिनेशन अच्छी नहीं है तो आपका फ्रूट जो है डिफॉर्म भी हो सकता है और वो समय से पहले गिर भी जाएगा, छोटा भी रहेगा। जिस भी बाग में या जिस भी फलदार पौधों में इस तरह की जो समस्याएं आती हैं, आपका ड्रॉपिंग ज़्यादा हो जो परागण प्रक्रिया के बाद, तो उसमें इनकम्प्लीट पॉलिनेशन है। इनकम्प्लीट पॉलिनेशन के कारण इस तरह की समस्या आती है। और जहाँ पे पॉलिनेशन पूरी हुई है, अच्छे तरीके से हुई है, वहाँ पे फल की गुणवत्ता, पैदावार बहुत अच्छी रहती है। वो जो है शोध में सिद्ध हो चुका है।
यहाँ तक कि सेब की जैसे अगर हम बात करें, क्रॉस पॉलिनेशन वैरायटियों में कैल्शियम का जो है कंटेंट सेब के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन में अच्छा था और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी अच्छी थी जी। तो इस तरह इसका मतलब है कि जो हमारे ये नेचर के थ्रू जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है उसमें जो है पौधे फलों की गुणवत्ता अच्छी रही है और पैदावार में भी जो है अच्छी बढ़ोतरी होती है। जी। तो जैसे हम आज के समय में हम देख रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियां हैं हमारे सामने, जैसे आप कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग है या इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं, दूसरा कि जो किसानों ने आज तक रासायनिक विधि से जो छिड़काव किए और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग किया, तो उससे हम ये देख रहे हैं कि जैसे मधुमक्खी है और इस तरह के अन्य परागणकर्ता हैं, ये इनकी आबादी में जो है गिरावट देखी गई है या इनका कुछ अनयूजुअल बिहेवियर देखा गया है, तो जिससे कि पॉलिनेशन इफेक्ट हो रही है और जिससे कि एक अल्टीमेटली जो है फल उत्पादन भी इफेक्ट हो रहा है, या हम क्रॉप प्रोडक्शन दूसरे फसलों की भी बात करें तो इसमें सर मुख्य जो अगर हम बात करें कि इनकी जो आबादी है उसके घटने के क्या कारण हैं और ये किस तरह से प्रभावित कर रही है हमारे उत्पादन को? जितने भी हमारे पॉलिनेटर्स थे जी, इवन बम्बल बी फ्लाई, बीटल्स और बटरफ्लाई जी, और मधुमक्खियाँ इस मैंने पहले भी कहा कि ये टॉप पे हैं जी। इन सब वेक्टर्स की जो है, इन पॉलिनेटर्स की जो पॉपुलेशन है वो मायने रखती है परागण प्रक्रिया में। अगर उनकी संख्या कम है या किसी कारण जो भी आपने चुनौतियों की अभी बात की, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, उनको जगह नहीं है और उनको जो है अल्टरनेट भी क्रॉप नहीं है, वो पूरे 12 महीने साल में जो है उनको अलग अलग जगह पे जो फॉरेज खाने की चीज़ें मिले या फूल मिले, उस तरह की भी विविधता होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनेटर्स उस इलाके में जो है रहते हैं। एक क्रॉप पे फिर दूसरी क्रॉप पे वो अल्टरनेट उनके पास इस तरह का जो है होना चाहिए। तो एक तो हैबिटेट लॉस बहुत ज़्यादा है जिसमें हमारा फॉरेस्टेशन जो है अच्छी, जिस तरह की भी जो हमारा घास है और साथ में फल फूलदार पौधे हैं, तो उसकी विविधता जितनी होगी उतना हमारा इन वेक्टर्स की और इन पॉलिनेटर्स की विविधता रहेगी। और दूसरा है क्लाइमेट चेंज का भी जो है काफ़ी प्रभाव है और इनकी पॉपुलेशन इससे जो है प्रभावित होती है। और सबसे जो प्रमुख है, जो मैन मेड मैं कहूँगा कि पेस्टिसाइड्स और का यूज़, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स उसका यूज़ है, वो इनकी पॉपुलेशन को बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावित कर रहा है। और साथ में जो हमें कुछ शोध में इस तरह भी मिला है कि जैसे बताते हैं कि जो हमारे रेडियो वेव्स हैं, जो हमारी मोबाइल टावर्स हैं, इस तरह के जो अभी टेक्नोलॉजीज कुछ हैं रेडियो वेव्स का ज़्यादा, उनका भी जो है इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है पॉपुलेशन पे। और बाकी हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं कि हम हार्मोन, अगर हम सेब बागवानी की बात करें या मुख्यतः जो हमारी इंडस्ट्री है, तो हम पीजीआर पे ज़्यादा जोर देते हैं कि उससे सेब की क्वालिटी में ज़्यादा इजाफा होगा, पैदावार उससे ज़्यादा अच्छी होगी, बजाय कि हम परागण की बात करें। तो मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि जो आप पीजीआर से ले सकते हैं वो आप परागण, जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन अगर अच्छा परागण हुआ होता है तो उससे भी नेचुरल वे में अगर होता है तो वो क्वालिटी आपकी वही आएगी जो हम जो है पीजीआर और उसके थ्रू लेना जो है ले रहे हैं। तो जैसे सर हम बीजों की भी बात करते हैं, क्योंकि हम पॉलिनेशन से अल्टीमेटली क्या है कि बीज बन रहा है ओव्यूल्स के फॉर्म में और उसके बाद जो है फल आपका डेवलप होता है। तो सर अगर हम बीजों की गुणवत्ता की भी बात करें, तो जब हम फलदार पौधों की बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो बीजों की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है सर अगर हम परागण प्रक्रिया की बात करें तो? जी, आप अपने फलदार पौधों में अगर मैं सेब की यहाँ पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो सेब में अगर आप काट के बीज देखेंगे, अगर आपके बीज की संख्या अच्छी है, 7-8 से ऊपर है, तो वो इसका मतलब है कि आपका जो है परागण में कोई समस्या नहीं है। और अगर आपके बीज सेब में कम है और उन या डिफॉर्म्ड है, प्रॉपरली डेवलप नहीं है, तो आपकी इनकम्पेटिबिलिटी है और जो है इनकम्प्लीट पॉलिनेशन से। तो इस तरह के इंडिकेटर्स भी हैं जो किसान बागवान अपने खुद ही देख सकते हैं कि ठीक है हमारे बगीचे में किस तरह का जो है रहता है। और बीज की गुणवत्ता पे भी तो आप देख रहे हैं कि गुणवत्ता पे उसका जो है प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ओव्यूल जो है
वो डेवलप नहीं हो रहा है जी, प्रॉपर पॉलिनेशन ना होने की वजह से। जी, और रही फलों की बात, तो फलों में तो मैंने आपको कहा कि न्यूट्रिशनल लेवल तक जी, जो है क्रॉस पॉलिनेशन इन्हांस कर रही है उसकी क्वालिटी को, जी, और क्वालिटी के साथ में उसकी शेल्फ लाइफ को भी, शेल्फ लाइफ में भी जो है बढ़ोतरी हो रही है। जी। तो जैसे हम सर परागणकर्ताओं की बात करें, जिसमें मधुमक्खी मुख्य तौर पे आपने कहा, तो इनकी अगर हम आबादी की बात करें जो कि घट रही है ड्यू टू वेरियस रीजंस, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं, तो उसमें हम कोई ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ देखते हैं आज के समय में सर जो आ रही हैं जिससे हम एक इफेक्टिव पॉलिनेशन जो है वो सुनिश्चित कर सकें, और उसके बाद हम अपनी फल की जो प्रोडक्शन है उसको एक मेंटेन लेवल पे रख सकें या सस्टेन कर सकें, सस्टेनेबल उसकी ओर जाए? ये तो एक व्यवसाय हो गया है। जी, हनी बी हाई बॉक्स जो है आज की डेट में आपको जी, 1100-1200 से लेके 2000 रुपये तक, जो हमारा स्टेट डिपार्टमेंट है वो 1600 रुपये प्रति बॉक्स महीने के लिए जो है आपके बगीचे के लिए वो आप हायर कर सकते हैं। जी, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी, ये पॉलिनेटर्स मधुमक्खी पालन, अगर मधुमक्खी पालन, जी, और उस पालन का भी परागण में प्रयोग करना, जी, कि ठीक है अभी यहाँ पे जो हमारी फ्लावरिंग चल रही है जी, तो उनको हम नेचुरल तरीके से उस एरिया में ला रहे हैं और वो हमारी परागण प्रक्रिया को में सहायक हो रही है, और उसके बाद जो है हम उसको दूसरी जगह पे जहाँ पे फूल हैं या जो उनके लिए जो है फॉरेज रिसोर्सेज हैं, फिर हम उनको वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा व्यवसाय बन गया है, और उसका जो है फसल उत्पादन पे भी जो है अच्छा असर हो रहा है। लेकिन पॉलिनाइजिंग जितनी भी किस्में हैं, अगर हम जैसे बात करें फलदार फलों में पीच हो गया और चेरी हो गया, ये स्वतः इनके में जो हमारे किस्मों को लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही प्लम में भी कई बार जो है हम ब्यूटी किस्म का जो है पौधा पॉलिनाइजिंग किस्म लगा देते हैं कि वो सहायक रहेगी, ताकि उसके पोलन जो है अगर इनकम्प्लीट है, स्वतः भी कर रहा है वो, तो उसी तरह से हमारे जो दूसरे रहते हैं चेरी में स्टेला को भी जो किस्म जो लगाई जाती है कि इनकम्प्लीट जो है पॉलिनेशन ना हो और वो पोलन जो है सहायता करे। जी। और अखरोट में इस तरह की कोई जो है रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। कीवी का भी हमारे क्षेत्र में हिमाचल या की अगर बात करें तो अच्छा जो है क्षेत्र बढ़ चुका है, बहुत जगह पैदावार हो रही है, और इसमें भी जो है परागण प्रक्रिया में जो मेल किस्म है वो अलग रहती है और उसमें फल नहीं लगता जी। उसका रोल सीधा परागण का है, वो परागण देगी और स्वतः वो कुछ भी उस जो किस्म का जो है फल नहीं होगा उसका जो है, तो उसकी जैसे रेशो है उस रेशो को भी जो हम मेंटेन कर सकते हैं। जी, तो सर जाहिर है आपने जो हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, ये उनके लिए लोग लाभान्वित हुए होंगे इससे, और ये हमें ज़रूरी है कि आज के समय में क्योंकि फ्लावरिंग हो रही है तो परागण को सुनिश्चित करें, और अगर कोई किसान जो है एपीकल्चर को अपना व्यवसाय बनाना चाहता है वो उसे भी कर सकता है। तो सर आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।